चलिए जुड़ना शुरू करते हैं। आपकी क्लास लाइव हो चुकी है। मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। रात 10 बजे ये कक्षा प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार तक आपकी लाइव आती है। आज भी मैं लाइव जुड़ चुका हूँ इस क्लास के साथ। तो फटाफट जुड़ना शुरू कर दें। आप सभी लोग तेजी के साथ जुड़ें। बड़ी संख्या में आप लोग जुड़ते भी हैं। आज की कक्षा जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट 5 पूरा हो चुका है। आज हम लोग यूनिट 6 शुरू करने वाले हैं, अर्थात छठी यूनिट से हम लोग शुरुआत करेंगे। और जो छठी यूनिट का टॉपिक है वो टॉपिक आप देख भी पा रहे हैं। छठी यूनिट का जो टॉपिक है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। सरकारी एवं निजी संस्थानों में सरकारी एवं निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं एवं दुविधाएं, इसको एथिकल डायलेमा के रूप में भी जाना जाता है। जो हमारा पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो नैतिक दुविधाएं हैं, नैतिक चिंताएं हैं, आज हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। आज की कक्षा में हम लोग ये इस बात पे विचार करेंगे कि जो नैतिक दुविधा जब आती है, असल में हम ये समझें कि नैतिक चिंताएं या दुविधाएं होती क्या है। और जब नैतिक चिंताएं या नैतिक दुविधाएं किसी एक प्रशासनिक अधिकारी के पास, जो कि सरकारी क्षेत्र में कार्यरत है, आता है, तो उसके पास निर्णय लेने के आधार क्या होते हैं, वो किस ढंग से अपनी नैतिकता को ध्यान में रखते हुए वो अपने कार्यों का निर्वहन करता है। देखिए, नीति शास्त्र इसके लिए विभिन्न प्रकार के आधार प्रस्तुत करता है। अर्थात नीति शास्त्र ये बताने का प्रयास करता है कि कुछ सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों को ध्यान में रख के, वो चाहे क्षेत्र निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, इनके ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्यरत लोग हैं वो किन आधारों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय सुनिश्चित कर सकते हैं, या यूं कहें नैतिक दुविधा से बाहर आ सकते हैं। फटाफट जुड़ते रहिए। बड़ी संख्या में जुड़े हैं आप लोग। आपकी क्लास लाइव है। इस पे हम लोग बात करते हैं कि सरकारी एवं निजी संस्थानों में जो नैतिक चिंताएं या नैतिक दुविधाएं हैं वो क्या हैं, और इनके लिए हम किन मानकों को, किस सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करें कि नैतिक दुविधा से बाहर आने के लिए या निर्णय लेने के लिए, अगर हम निर्णय की बात करें जो कि हमें नैतिक दुविधाओं से बाहर ला सके, नैतिक दुविधाओं से बाहर ला सके, तो एक शासक प्रशासक को क्या करना चाहिए, किन सिद्धांतों का ध्यान में रखना चाहिए। तो इसके लिए आप अपना निर्णय ले पाए, इसके लिए कुछ उपागम जिसको अंग्रेजी में अप्रोच कहते हैं, कुछ उपागम हैं जिन उपागमों का उपयोग करके एक शासक प्रशासक नैतिक दुविधा, एथिकल डायलेमा से बाहर आ सकता है। तो इन संबंधों में अगर हम लोग देखने का प्रयास करें कि वो कौन कौन से हमारे पास आधार हैं, वो कौन कौन से हमारे पास अ, उपागम हैं, जिन उपागमों का उपयोग करके, जिन उपागमों के उपयोग से या जिन उपागमों का उपयोग करके नैतिक दुविधा से बाहर आया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहला जो उपागम है और जो सबसे ज्यादा अभीष्ट सटीक माना जाता है वो है उपयोगितावादी उपागम। देखिए, कौन सा उपागम? उपयोगितावादी उपागम। देखिए, उपयोगितावादी उपागम, उपयोगितावादी उपागम, है ना। अगर हम उपयोगितावादी उपागम की बात करें तो ये सबसे अभीष्ट उपागम होता है। अगर हम नैतिकता की बात करें, नैतिक दृष्टिकोण की बात करें, तो उपागम जो उपयोगितावादी उपागम है ये बड़ा महत्वपूर्ण उपागम है। क्या है उपयोगितावादी उपागम? इस पे डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे, इस पे ये किस आधार पर काम करता है। हाँ, इतना जरूर है कि इस उपागम को पहले भी आप लोगों ने किसी न किसी रूप में देखा है, और साथ ही साथ इस उपागम के जन्मदाता को भी आपने पढ़ा हुआ है, जेरमी बेंथम, जो कि इंग्लैंड का रहने वाला है, और उनका जो शिष्य है जे.एस. मिल। ये दोनों इस उपागम के बड़े जन्मदाता रहे हैं। और इसका एकमात्र आधार है कि प्रत्येक उन चीजों को हम स्वीकार करेंगे जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं, जिनका हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं है उनसे हम दूर रखेंगे। तो ये उपयोगितावादी सिद्धांत है। दूसरा, अधिकारवादी सिद्धांत या अधिकारवादी उपागम, या अधिकार आधारित उपागम के रूप में भी हम लोग देख सकते हैं। अधिकार आधारित उपागम, अधिकार आधारित उपागम, देखिए, अधिकार आधारित उपागम, तो इस अप्रोच को भी देखा जा सकता है।
कि जिस बात की डिमांड किसी के द्वारा की जा रही है, क्या वो उसका अधिकार बनता है? क्या वो उसका होना चाहिए? इस आधार पर एक शासक प्रशासक निर्णय ले सकता है, नैतिक दुविधा से बाहर आ सकता है कि जो उसका ही अधिकार है, उसको देने में हम देर कैसे कर सकते हैं? जो उसको उपलब्ध होना ही चाहिए, उसकी उपलब्धता में देरी कैसी? उसकी उपलब्धता में हमारा क्या अधिकार बनता है? लिहाजा अधिकार संबंधी उपागम के माध्यम से भी नैतिक दुविधा से बाहर आया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर उपागम की बात हम लोग करें तो एक उपागम है सद्गुण आधारित उपागम। सद्गुण आधारित उपागम, सद्गुण आधारित उपागम, आधारित उपागम, उपागम जब कभी उपरोक्त उपागम का उपयोग नहीं हो पाता है तो जो उचित है, जो सही है, उसकी बात अगर हम लोग करें तो वो सद्गुण आधारित उपागम के अंतर्गत आता है। इससे भी बेहतर एक उपागम और है जिसका उपयोग किया जाता है, जिसमें सब में सबसे अधिक लाभ लोगों का हो पाए। इस प्रकार के उपागम की भी बात की जा सकती है कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा अर्थात सबका हित सुनिश्चित करने पर आधारित उपागम। क्या लिख सकते हैं हम लोग? सबका हित सुनिश्चित, सबका हित सुनिश्चित करने आधारित उपागम, आधारित उपागम एक ऐसा अप्रोच है जिसमें सबका हित सुनिश्चित हो सके। अगर कोई निर्णय लेने से, किसी काम को आगे बढ़ाने से ज्यादा से ज्यादा लोगों का, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की भी बात कर सकते हैं, जो उपयोगितावादी सिद्धांत का आधार बनता है, तो इससे एक कदम आगे बढ़ के सबका कल्याण हो रहा हो। अगर किसी को नुकसान नहीं हो रहा है उस कार्य से और सबको ही फायदा हो रहा है, तो ऐसे कार्य को नैतिक दुविधा की कोई औचित्य ही नहीं बनता, ऐसा निर्णय लिया जा सकता है। तो नैतिक दुविधा से बाहर आया जा सकता है सबका हित सुनिश्चित करने वाले उपागम के साथ। और अंतिम उपागम जिसका हम लोग उपयोग करके नैतिक दुविधा, एथिकल डायलेमा से बाहर आ सकते हैं, तो वो है न्याय संबंधी उपागम। जो सही है, न्याय संबंधी उपागम, न्याय संबंधी उपागम, इसका इस्तेमाल करके, इसका उपयोग करके नैतिक दुविधा से बाहर निकला जा सकता है, नैतिक दुविधा से बाहर आया जा सकता है। तो ये हम अगर इस बार इस कक्षा में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सरकारी एवं निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं या नैतिक दुविधाएं, तो नैतिक चिंताएं, नैतिक दुविधाओं से बाहर आने के लिए जो हमारे पास आधार बनता है वो कुछ उपागम है, और उन उपागमों को हम लोगों ने यहाँ देख लिया। अब इन उपागमों के माध्यम से कैसे निर्णय लेके बाहर आया जाता है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे इसी कक्षा में। और इससे संबंधित जो केस स्टडी है वो कल की कक्षा में हम लोग करेंगे। तो आज की कक्षा में हम लोग समझते हैं कि कैसे सबसे पहला है अपना उपयोगितावादी उपागम। सबसे पहला क्या है हमारा उपयोगितावादी उपागम। तो आइए समझते हैं उपयोगितावादी उपागम के बारे में। मैंने पहले भी बताया कि उपयोगितावादी उपागम, हालांकि इसके जन्मदाता के रूप में बेंथम और मिल को जाना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उपयोगितावादी उपागम केवल इतना भर है। इसके अतिरिक्त भारत के संबंध में भी बात करें या पश्चिम के संबंध में बात करें, जहां संशयवादी उपागम रहे हैं या भौतिकतावादी उपागम रहे हैं, वो सब किसी न किसी रूप में उपयोगितावादी उपागम पर ही आधारित रहे। लेकिन फिर भी स्पष्ट रूप से अगर उपयोगितावाद को उपयोगितावाद, यूटिलिज्म के रूप में अगर समझना है तो फिर बेंथम के साथ हम समझते हैं। लोक एवं निजी संगठनों में देखिए, यहाँ पर उपयोगितावादी सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो लोक एवं निजी संगठनों में किसी भी तरीके से कार्यों से संबंधित जो संगठनात्मक वातावरण में कार्य करते समय बहुत बार ऐसा अवसर आता है जब किसी कार्य को करने के लिए नीति निर्माण कठिन हो जाता है, पॉलिसी बनाना कठिन हो जाता है, या डिसीजन लेना, नीति निर्माण कठिन हो जाता है, निर्णय निर्माण कठिन हो जाता है। निर्णय निर्माण भी क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। पॉलिसी बनाना, डिसीजन लेना कठिन हो जाता है, क्योंकि सभी कार्यों के लिए नियम विनियम या कानून, कार्यपालक शासनादेश उपलब्ध नहीं होता। आप जो भी निर्णय लेने जा रहे हैं, जो भी काम करने ले जा रहे हैं, हर काम के लिए जरूरी नहीं है नियम हो, हर कार्य के लिए जरूरी नहीं है कोई कार्यपालिकीय आदेश हो। ऐसी स्थिति में बहुत बार निर्णय जो पॉलिसी मेकर है उसको खुद करना होता है।
तो ऐसी स्थिति में वो नैतिक दुविधा में होता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य उचित होगा, अनुचित होगा, नैतिकता की दृष्टि से क्या होगा, साथ ही साथ वो करना सही होगा या गलत होगा, तानाशाही होगी या लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी, ये सब समझना उसको पड़ता है। लिहाजा कई बार नैतिक दुविधा की स्थिति में आ जाता है। अर्थात ऐसी परिस्थितियों में कर्मचारी को अपने विवेक से कार्य करना पड़ता है। यह व्यक्तियों में कई भावनाओं को परस्पर व्यापन की वजह से होता है। वो कई बार नियम कानून को बहुत मानने वाला होता है, कई बार अपने भावनाओं से चलता है, तो ऐसे में वो नैतिक दुविधा में आता है, निर्णय की दुविधा में आता है, नीति की दुविधा में आता है। तो इसे ही नैतिक दुविधा के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इससे निकलने के लिए हमारे पास क्या होगा, इससे निकलने के लिए हम क्या करेंगे, तो इससे निकलने के लिए एक शासक प्रशासक कैसे अपने निर्णय को ले सके, कैसे वो एथिकल डायलेमा, कैसे वो नीतिगत दुविधा से बाहर आए, इसके लिए उसे कुछ उपागम को कुछ अप्रोच को, कुछ उपागम को ध्यान में रख के निर्णय लेने की जरूरत है, नीति बनाने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला उपागम अपने पास है यूटिलिटेरियन अप्रोच या उपयोगितावादी उपागम। किसी भी सिविल सेवक के लिए महत्वपूर्ण मानक है जिसको आधार बनाकर नैतिक दुविधाओं को दूर किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, बातें बड़ी छोटी सी होती है, मतलब जो पढ़ना था हमने पहले एक ही पन्ने में सब पढ़ लिया, अब उसको खोलने की जरूरत है। ऐसे ही उत्तर भी लिखते हैं हम जब भूमिका लिखते हैं तो भूमिका में सारी बातों का जिक्र कर चुके होते हैं जिसको मुख्य भाग में हम बताने वाले हैं। बहुत बार छात्र कहते हैं सर भूमिका नहीं समझ में आती, तो भूमिका ऐसा लिखो ना कि आपने एक इंट्रोडक्शन दे ही दिया उसमें, अब जो मुख्य भाग है उसमें आप उनको बताएंगे और फिर कंक्लूजन निष्कर्ष में आप जो कुछ सही है या आप जिसके साथ हैं या आगे की जो राह आपकी है, आप जो सोचना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, जो हिंट देना चाहते हैं, वो आपका निष्कर्ष में आता है। उपयोगितावाद रूपी जनहित के राजनीतिक दर्शन का प्रस्तुतिकरण जर्नी बेंथम और स्टुअर्ट मिल, ये दोनों गुरु चेला है, एक गुरु है दूसरा शिष्य है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उपयोगितावाद का सिंपल सा मतलब, साधारण सा मतलब बस ये होता है कि जो चीज उपयोगी है वो होनी चाहिए और जो उपयोगी नहीं है वो नहीं होनी चाहिए। अर्थात किसी भी व्यवस्था का, किसी भी नियम का, किसी भी कानून का, किसी भी सिस्टम का, किसी भी कोई भी वस्तु है वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस बात का अगर निर्णय लेना हो तो हमें बस देखना वो उपयोगी है कि नहीं। अगर वो उपयोगी है तो होनी चाहिए, उपयोगी नहीं है तो नहीं होनी चाहिए, बस इतना सा। तो जब भी कोई निर्णय, कोई पॉलिसी अगर किसी शासक प्रशासक के द्वारा बनाया जा रहा है तो उसे ध्यान रखना चाहिए कि इसकी उपयोगिता क्या है। उपयोगिता है तो वो निर्णय लेना चाहिए और उपयोगिता नहीं है तो फिर नहीं लेना चाहिए। इससे यह कहा गया है कि जनहित में यह बेहतर है कि एक समय से अधिक में अधिक लोगों का कल्याण होना चाहिए। अगर आप आधार मानोगे कि उपयोगितावादी सिद्धांत का आधार क्या होता है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, मैंने पहले भी बता रखा है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। देखिए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये आधार है। तो कोई भी निर्णय या कोई भी नीति जो आप बनाने जा रहे हो, जो लेने जा रहे हो, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उपयोगी है कि नहीं। अगर उपयोगी है तो वो होना चाहिए, वो निर्णय उचित है, और उपयोगी नहीं है तो उस निर्णय का कोई औचित्य, वैसी पॉलिसी का कोई औचित्य नहीं। और इसका आधार क्या है? सुख। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। बड़ा छोटा सा नियम है, लेकिन इसका उपयोग करके कोई भी शासक प्रशासक नैतिक दुविधा से, एथिकल डायलेमा से बाहर आ सकता है। ध्यान रखिएगा, एथिकल डायलेमा से बाहर आ सकता है। और ये आधार भी है, ये कभी गलत ज्यादा इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें जो मूल आधार है अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, तो ये जो अधिकतम व्यक्ति हैं ये लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल खा जाते हैं। अधिकतम व्यक्तियों, अधिक से अधिक लोगों के हित की जब आप बात करते हैं तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल खा जाते हैं। इसलिए इस संकल्पना को ध्यान में रख के कोई भी सिविल सेवक नैतिक दुविधाओं को दूर कर सकता है। अर्थात जब भी किसी सिविल सेवक से पहल करने की अपेक्षा हो कि वो क्या करे, क्या न करे, कैसे करे,
तो ऐसी दुविधा अगर होती है तो उपयोगितावाद का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि उपयोगितावाद सबके अधिकारों के लिए कार्य नहीं कर पाता, यद्यपि बहुसंख्यक के हितों के लिए कार्य करता है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मेजॉरिटी की बात करती है, बहुमत की बात करती है। और आज जब भारत कहता है कि हम लोकतांत्रिक देश हैं, तो लोकतांत्रिक देश में भी आधार क्या है? बहुमत। शासन किसका है? मेजॉरिटी का, बहुमत का शासन है। हालांकि मिल बहुमत के शासन को बहुत अच्छे शासन के रूप में नहीं मानता, हालांकि लोकतंत्र का कोई विकल्प भी नहीं मानता, लेकिन मिल एक ऐसा विचारक है जिसने बहुमत के अत्याचार की भी बात लोकतंत्र में करी है और उसके सुधार का समाधान भी दिया है। अर्थात मिल ने उपयोगितावाद को और ज्यादा प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया है। तो जब आप अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं तो आप लोकतांत्रिक हित की बात करते हैं, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही आज न्यायगत प्रक्रिया है। तो जो न्याय का सिद्धांत है वो भी कभी कभी बहुसंख्यक के साथ जुड़ जाता है। तो एक चीज आपने देख लिया, उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर आप नैतिक दुविधा से उबर सकते हैं, निकल सकते हैं। दूसरा आपके पास निर्णय लेने का दूसरा आधार है, और दूसरे आधार की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा आधार हमारे पास बनता है अधिकार आधारित उपागम। जैसे अभी हाल ही में हमने पढ़ाया था करंट अफेयर्स में जोड़ के कि बेल लेने का अर्थात जमानत लेने की जो बात है वो पूरी तरीके से जुडिशरी पे डिपेंड करती है कि वो जमानत आपको देती है कि नहीं। अर्थात बेल पाना या जमानत लेना कोई अधिकार नहीं है। कहा गया कि अगर बेल लेने के लिए उचित आधार प्रस्तुत किए जाएं तब तो बेल मिलनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि बेल मिलने की कंडीशन पूरी तरीके से न्यायपालिकी विवेक पर आधारित है, न कि बेल पाना एक कैदी का अधिकार है। यह अधिकार से संबंधित बात नहीं है, इसलिए कितना भी उचित आधार प्रस्तुत किया जाए, न्यायाधीश का स्वविवेक तय करेगा कि वो आपको बेल देता है अथवा नहीं। अधिकार आधारित उपागम, यह प्रत्येक व्यक्तियों समुदायों के अधिकारों को वरीयता प्रदान करता है। अर्थात एक सिविल सेवक के लिए दुविधाओं को दूर करने के लिए सैद्धांतिक या दार्शनिक आधार प्रदान करता है अधिकार संबंधी उपागम। सिविल सेवक को प्रशासनिक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करते समय सभी के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने चाहिए। ये फैसले आनुपातिक हो सकते हैं, अर्थात किसी को कुछ छूट दी जा सकती है, किसी को वरीयता दी जा सकती है। ये सारी बातें, और ये सारी बातें जो सिविल सेवक कर रहा होता है उसके पीछे करने का आधार होता है अधिकार आधारित उपागम। जैसे जो भी समाज में पिछड़े हुए हैं उन्हें अधिक प्राप्ति का अधिकार है। ध्यान रखिए, कोई अगर प्रशासनिक अधिकारी किसी अत्यधिक पिछड़े वर्ग को अगर कुछ अतिरिक्त देता है तो ये अतिरिक्त देना विभेद नहीं है, और ना ही अतिरिक्त देना उसे दुविधा में डाल रहा है, बल्कि अतिरिक्त देना उसका अधिकार है। इसलिए उस अधिकार के आधार पर अतिरिक्त, वो चाहे सुविधा हो या अतिरिक्त सेवा हो या अतिरिक्त उपलब्धि हो, जो भी कर रहा है वो उसके अधिकार के आधार पर कर रहा है। अर्थात नैतिक दुविधा से बाहर आने का, नैतिक दुविधा से उबरने का एक तरीका हो सकता है अधिकार संबंधी आधार या अधिकार आधारित उपागम। जैसे सभी जाति धर्म के फैसले के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों का अधिकार, अप्रवासी नागरिक का अधिकार, राजनीतिक आश्रय से संबंधित इत्यादि को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक क्रियाकलापों को लचीला बनाते हुए सेवाओं की आपूर्ति करनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप अनाज के वितरण केंद्र पर अपेक्षित दस्तावेज अर्थात राशन कार्ड के आधार पर वितरण किया जा रहा है, किंतु ये बात कई बार आ चुकी है और ये उदाहरण आपके पास एकदम कंठस्थ हो चुका है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। देखिए, परंतु एक कोई वरिष्ठ आदिम जनजाति समुदाय से कोई ऐसी महिला है जो उस सेवा प्राप्ति के लिए आती है, लेकिन उसके पास अपेक्षित दस्तावेज अर्थात राशन कार्ड नहीं है, लेकिन आपको ये लगता है कि उस महिला को सर्वाधिक आवश्यकता है इस बात की, उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जनजातीय अधिकार है कि उनको वो जो अनाज है वो उनकी उपलब्धता हो सके, लिहाजा ऐसे महिला अधिकार, वरिष्ठ नागरिक अधिकार
इत्यादि को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर ही, राशन कार्ड नहीं है, पहचान पत्र के आधार पर भी आपको सेवा उपलब्ध करानी चाहिए और आवश्यक दस्तावेज प्राप्ति के लिए उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। ये आपके व्यवहार का आधार होगा, मानक होगा। एथिकल डायलेमा पे सबसे ज्यादा केस स्टडीज बनती हैं, जो आप लोग जानते हैं, और हम लोग केस स्टडीज करने भी वाले हैं एथिकल डायलेमा पे। ठीक है, अगला उपागम जिसका आधार मानकर एक सिविल सेवक नैतिक दुविधा से बाहर आ सकता है। हालांकि सिविल सेवक अपने व्यक्तिगत उपागम से बाहर आने का प्रयास करते हैं आजकल, फिर भी एथिक्स आपके सिलेबस में है, ये बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सद्गुण आधारित उपागम पे आप नैतिक निर्णय, नैतिक नीति निर्माण को देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत आचरण करते समय, लोक जीवन की भूमिका संपादन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई भी कार्य करे तो उसे स्वयं ऐसा अनुभव होना चाहिए कि उसने सही कार्य किया है। ये महत्वपूर्ण है। उसने ठीक काम किया, उसे खुद भी अनुभव हो, ऐसा ही किया जाना उचित है। उसे अंतरात्मा की आवाज पर भूमिका का संपादन किया है, ऐसा उसे ज्ञात होना चाहिए कि उसने अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं किया, जो किया वो उचित किया। और जब किसी व्यक्ति को ये खुद पता होता है कि वो जो कर रहा है वो उचित है, ऐसी स्थिति में अगर किसी कारणवश आपकी शिकायत होती है और आपको उस पर जवाब देना होता है, तो आपका जो आत्मविश्वास होता है वो अलग ही ढंग का होता है और बहुत बार ऐसे जवाब की अपेक्षा भी आपसे होती है और आप स्वविवेक से आपने निर्णय लिया, लेकिन निष्पक्षता से अंतरात्मा पे आपने निर्णय दिया जो सही है। और ये इसी पे काम करता है कि हम दूसरों से अपने प्रति जैसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, आवश्यकता इस बात की भी है कि हम दूसरों के लिए भी वैसे ही व्यवहार की प्रस्तुति करें, उसी प्रकार के व्यवहार की हम प्रस्तुति करें जैसा हम दूसरों से अपने प्रति अपेक्षा करते हैं। ठीक इसी बात को ध्यान में रख के निर्णय लेने को सद्गुण आधारित उपागम के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कई संगठन अपने हित के लिए सत्य को गलत तरीके से परिभाषित करते हैं, उचितता को गलत तरीके से परिभाषित करते हैं, उसका पालन करने पर नैतिकता युक्त व्यवहार नहीं किया जा सकता। अगर हम उनका पालन करें तो वो व्यवहार नैतिकता युक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके द्वारा कहा जाता है कि ये नैतिक है, लेकिन इससे वो नैतिक नहीं हो सकता। तो जो सद्गुण है उसको भी ध्यान में रख के एक शासक प्रशासक जो है वो नैतिक दुविधा से बाहर आ सकता है। उदाहरण के लिए सत्यन कंप्यूटर की बात करें तो एनरॉन कॉरपोरेशन की बात करें तो इनसे संबंधित जो घोटाला है उसमें नियोक्ता के द्वारा सद्गुण के रूप में कर्मचारियों के लिए ऐसी संस्कृति का विकास किया गया था जिसमें कहा गया था अच्छे कर्मचारी वे होते हैं जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। अच्छे कर्मचारी वो होते हैं जो अपने काम से काम रखते हैं। एकाकी सा बना दिया, नियोक्ता की गतिविधियों से उनका कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। नियोक्ता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे उनका लेना देना नहीं होना चाहिए। और यही कारण तो था कि सत्यम ने इतना बड़ा घोटाला किया। सत्यम ने जो कुछ भी झूठ बाहर फैलाया लोगों ने सत्य माना, और कर्मचारी उनके इस बात पे एक दूसरे से कोई डिस्कशन भी नहीं कर सकते। नियोक्ता क्या कर रहा है उनसे क्या मतलब, उनको एक अच्छी सैलरी मिल रही, बस बात इसी से मतलब है। क्या हुआ आखिरकार? तो कुछ ऐसी गलत परंपराएं डाली जाती हैं और लोग उस गलत परंपराओं को एक्सेप्ट भी करते हैं, उस अनुरूप कार्य भी करते हैं। ऐसी स्थिति में कहने की आवश्यकता नहीं है कि सत्यम जैसे संगठन में वर्चू को इस तरीके से या सत्य को इस तरीके से परिभाषित करने की, नैतिकता को इस तरीके से परिभाषित करने की, सरकारी निजी संस्थानों में भी नैतिक चिंताएं और दुविधाओं से बहुत बार चीजें ऐसी होती हैं जो सामने नहीं आती है और इसकी खबर जो है सरकार को नहीं मिल पाती। कोई विसल ब्लोअर नहीं सामने आ पाता क्योंकि उनको में डाल दिया गया है कि अपने काम से काम रखना नैतिकता है। क्या चल रहा है, नियोक्ता क्या कर रहा है, कंपनी क्या कर रही, कैसे कर रही, क्या बोल रही, क्या नहीं बोल रही, उनका मतलब ही नहीं। तो ऐसे में तो बड़े बड़े भ्रष्टाचार कंपनी में होते रहेंगे और जो कर्मचारी हैं या जो काम करने वाला है या शासक प्रशासक जो भी नौकरशाही है तो उसकी गलत चीजें बाहर नहीं आ पाती। इससे कभी कभी थोड़ा मोड़ा नहीं बहुत बड़ा नुकसान होता है और देश को नुकसान होता है, सामूहिक नुकसान होता है। ये ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत है। सामूहिक नुकसान की बात यहाँ पे सामने निकल कर आती है। ठीक इसी तरीके से सबका हित सुनिश्चित करने से संबंधित उपागम, इसकी भी बात हम लोगों ने करी। कॉमन गुड्स अप्रोच,
लोक क्षेत्र में ये सबसे महत्वपूर्ण मानक है। इसको ध्यान में रखते हुए लोक संगठन का कार्य करते समय नैतिक दुविधाओं को उपस्थित होने अर्थात सही और गलत के बीच फैसला करते समय चुनौतियों जो उत्पन्न होते हैं उसमें आप बाहर निकल सकते हैं, उन चुनौतियों से पार पा सकते हैं। इसके लिए आपको बस मानक रखना है, सबके हित को ध्यान में रखने का कार्य करना है। सबके हित को परिभाषित करने की समस्या उत्पन्न होती रहती है और यह समस्या कैसे आप इससे बाहर आएंगे, इन समस्या को कैसा समाधान है, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग आधार पर विश्लेषित किया जाता है। अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग आधार पर विश्लेषित किया जाता है। जबकि कोई कानून स्पष्ट न हो, सरकारी आदेश उपलब्ध न हो, तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी वास्तविक प्रशासनिक परिस्थितियों की उपस्थिति को व्यक्ति स्वयं द्वारा किए गए पहल करके सबके हेतु सबके हित को जोड़ने का प्रयास अगर वो कर रहा है तो ऐसा मानक उसके निर्णय लेने में सहायक हो सकता है और ऐसे में वो इस मानक का उपयोग करके, इस अप्रोच का उपयोग करके नैतिक दुविधा से बाहर आ सकता है, सबके हित के लिए किया गया कार्य या अप्रोच। इसके अतिरिक्त आखिरी अप्रोच है, आखिरी उपागम है न्याय से संबंधित उपागम। ये वो उपागम है जो अंततः आपको नैतिक दुविधा से बाहर लाने का काम करता है और ये अप्रोच कुछ ऐसे सामूहिक नहीं बल्कि ये विशिष्ट अप्रोच है। इसमें संख्या को ध्यान में नहीं रखना है, इसमें केवल मात्रा को ध्यान में नहीं रखना है, या यूं कह लें कि मात्रा को ध्यान में ही नहीं रखना है। न्याय से संबंधित अप्रोच पूरी तरह से गुणात्मकता पर आधारित है, गुणात्मकता पर आधारित है। अगर एक व्यक्ति भी किसी ऐसे व्यवस्था के पक्ष में है जो उचित तर्क दे पाता है और 99 लोग उसके विरोध में हैं, बावजूद उसके उचित तर्क नहीं दे पाते हैं, उस एक व्यक्ति के साथ एक शासक प्रशासक को खड़ा होना पड़ेगा, एक शासक प्रशासक को निर्णय लेना पड़ेगा। वहां अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख या सबके सुख की बात छोड़ के उस एक व्यक्ति की बात सुननी पड़ेगी। ऐसा न्याय से संबंधित सद्गुण है, ये प्योर वाला है। ज्ञान की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति की अपेक्षाएं अधिक हो सकती हैं, परंतु वास्तविक अर्थों में जिस चीज का वो हकदार है या जो होना चाहिए उतना उसे अवश्य मिलना चाहिए, यही तो न्याय है। इसी को तो न्याय से संबंधित आधार के रूप में देखा जाता है। न्याय से संबंधित उपागम यही प्रस्तुत करता है कि किसी सिविल सेवक के द्वारा कार्य करते समय जब नैतिक दुविधा उत्पन्न हो, नैतिक दुविधा की उपस्थिति हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसे उपस्थित नागरिकों के बीच समानांतर विश्लेषण करते हुए इस प्रकार से कार्य किया जाना चाहिए कि ऐसा प्रतीत हो कि न्याय किया गया है। और न्याय किया जाना बस न्याय होना मात्र नहीं होता है, न्याय किए जाने पे ये लोगों को भी लगना चाहिए कि न्याय हुआ है। और ऐसे न्याय प्राकृतिक न्याय से जुड़ते हैं और ठीक ठीक देखा जाए तो न्याय हो और न्याय होता हुआ दिखाई भी पड़े, लोग इस बात को माने भी कि न्याय हुआ है, ऐसे उपागम का उपयोग करके अगर कोई शासक प्रशासक कोई पॉलिसी बनाता है, कोई निर्णय लेता है, तो ऐसे निर्णय और ऐसी पॉलिसी वास्तविक अर्थों में उसे नैतिक दुविधा से बाहर रखती है, नैतिक चिंताओं से बाहर रखती है। देख सकते हैं हम लोग जस्टिस अप्रोच को अपनाने पर कई बार, लेकिन हाँ ये लोगों को थोड़ा कम समझ में आ सकता है, ये लीक से हटकर हो सकता है। कई बार प्रशासनिक कसौटियों से अलग हटकर कार्य करना पड़ेगा आपको, जो उचित नहीं है। अतः नैतिक दुविधा परिस्थिति में उपयुक्त सभी उपागमों का सहारा लेते हुए कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम न्याय संबंधी अप्रोच को, न्याय संबंधी उपागम को अगर अपनाएंगे तो हम फिर उपयोगितावादी नहीं अपनाएंगे, या फिर हम अधिकार संबंधी वाला नहीं देखेंगे, या फिर हम सबके हित वाली बात नहीं देखेंगे, है ना, फिर हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आपको नैतिक दुविधा से बाहर आने के लिए निर्णय लेते समय, नीतिगत व्यवस्था को बनाते समय, रचते समय आपको ध्यान रखना है कि सभी उपागमों में जो भी चीजें अच्छी हैं उनका उपयोग करते हुए आवश्यकता इस बात की है कि जो निर्णय लें उस निर्णय में आप अपने नैतिक दुविधा से बाहर आके ले सकें। आप अपने को कभी न कोसें कि हमने कानून के दबाव में आके या अन्य किसी कारण हमने निर्णय सही नहीं किया, तो वो ध्यान रखना है। क्योंकि कोई एक ही सबसे बेहतर उपागम नहीं है, विभिन्न परिस्थितियों के लिए अलग अलग उपागमों की उपयोगिता है। इसलिए नैतिक दुविधा से बाहर आने के लिए
आपको अलग-अलग उपागमों को देखना चाहिए। चूँकि आज का जो चैप्टर था ये उपागम से रिलेटेड था, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में नैतिक दुविधा से कैसे निपटें, तो उसके लिए हमने उपागम पढ़ लिए। अब इसके संबंध में हमें इसके सापेक्ष विभिन्न प्रकार की जो उपागम है, उन उपागमों का कैसे केस स्टडी के आधार पर हम इसे देख पाएँ, उसको देखने का प्रयास हम लोग करेंगे आगे। तो यहाँ तक के लिए आपका धन्यवाद था। क्लास खत्म होने से पहले आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सूचना आप तक पहुँचे। अब जो हम लोगों का फाउंडेशन बैच है स्टडी आईक्यू का, आप देख सकते हैं उसमें ग्रांड सेल शुरू हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ग्रांड सेल शुरू हुई है और ये ग्रांड सेल हिंदी माध्यम के लिए है, जो कि बैच आपका आ रहा है 22 अप्रैल से शाम 6 बजे। इस बैच का नंबर है 4th, ये चौथा बैच है हिंदी माध्यम का 2024-25 के लिए। जो भी छात्र तैयार होना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो परिणाम के नज़दीक पहुंच जाएं अथवा परिणाम उनका आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हिंदी माध्यम के लिए समर्पित स्टडी आईक्यू का जो प्रयास है, उस प्रयासों की अगली कड़ी में चौथा हिंदी माध्यम बैच प्रारंभ हो रहा है। इस बैच की शुरुआत हो रही है भारतीय राज्य व्यवस्था से। शिक्षक का नाम है अमरेंद्र पांडे। आप लोग जानते होंगे क्योंकि आप परिचित हैं। एथिक्स की कक्षा अमरेंद्र पांडे सर के द्वारा पढ़ाई जाती है, लिहाजा आप परिचित होंगे ऐसा मुझे लगता है। भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू हो रहा है 22 अप्रैल शाम 6 बजे से। आज की तारीख की अगर हम लोग बात करें तो आज की तारीख 19 है और सिविल सर्विसेज डे 21 तारीख को मनाया जाता है। 21 तारीख को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। लिहाजा स्टडी आईक्यू ने ये निर्णय लिया है कि 21 अप्रैल तक अगर आप इस चौथे बैच को खरीदते हैं, परचेज करते हैं, अर्थात अच्छे शब्द में कहें तो अगर आप चौथे बैच के साथ जुड़ते हैं, इस बैच की अभी तक जो फीस है, जो निर्धारित फीस, न्यूनतम निर्धारित फीस थी, जिसको आप शिक्षक के कोड, जैसे मेरा कोड है एपी लाइव, शिक्षक का कोड इस्तेमाल करके खरीद पा रहे थे, वो फीस थी 18,999। लेकिन सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य में स्टडी आईक्यू ने ग्रैंड सेल खोल रखा है, जिसके अंतर्गत ये फाउंडेशन कोर्स मात्र 17,499 रुपए में आपको मिल पाएगा। 17,499 रुपीज में आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट है 21 अप्रैल, जो कि सिविल सर्विसेज डे के नाम से जाना जाता है। तो आप इस दिन तक 21 अप्रैल तक अगर ये बैच खरीदते हैं, परचेज करते हैं, तो आपको मात्र 17,499 में ये मिल जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, बैच को लेते समय आप कोड इस्तेमाल करिएगा एपी लाइव। तो एपी लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप ये बैच परचेज करिए। मेरा ही नाम है अमरेंद्र पांडे और मैं ही बैच शुरू कर रहा हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था। एक बार जुड़िए अगर आपको लगता है कि क्योंकि कोर्स अफोर्डेबल है, 17,499, 2 लाख रुपए लगते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में। और अगर आपको लगता है कि आप 2 लाख वाला अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या आपने 2 लाख रुपए अफोर्ड किया है, तब तो फिर 17,499 और अफोर्ड करिए। अपनी तैयारी 2,17,499 मान लीजिए और फिर तुलना करिएगा। जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि जो गुणात्मकता आपको 17,499 में मिल रही है, वो शायद मिल रही हो या उसके बराबर मिल रही है। एक बार जरूर आप जांचें और अपने उन मित्रों तक इस बात को पहुंचाने का प्रयास करें जो 1,00,000 2 लाख अफोर्ड नहीं कर पाते, बावजूद इसके यूपीएससी का सपना लेकर बैठे हुए हैं। तो उसके लिए स्टडी आईक्यू कृतबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप इस बैच के साथ जुड़ेंगे। फटाफट 21 अप्रैल से पहले अपने एडमिशन ले लीजिए, तो काफी छूट भी आपको यहाँ पर मिल जाने वाली है और फिर हम लोगों के साथ जुड़िए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। कल फिर मिलेंगे रात 10 बजे लाइव कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।